हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटी की सीरीज में अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है द काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909 तक हमने डिस्कशन कर रखा था, जहां पर हमने देखा था कि जो ब्रिटिशर हैं उन्होंने एक कम्युनल इलेक्टोरेट जैसी चीज को ले इंट्रोड्यूस किया था। जैसे कि उसका जो मेन मकसद था वो था कि इंडिया के अंदर जो हिंदू और मुस्लिम है उनके अंदर एक गैप क्रिएट किया जाए, उनके अंदर एक डिवीजन क्रिएट किया जाए, जिसको आप जानते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो उस चीज को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को उन्होंने ब्रेक करने की कोशिश की। उसको बनाने वाला जो था वो है लॉर्ड मिंटो, और जो उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था वो है लॉर्ड मॉर्ले। तो उसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तो अब उस सीरीज में उसी में आगे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का इंट्रोडक्शन किया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब इसको बोल क्या रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पहली चीज तो ये है कि ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। अब बात ये आ रही है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ये एक गवर्नमेंट यहाँ पर एक रूल इस एक्ट के थ्रू बनाने की कोशिश करेगी। तो सबसे बड़ा कारण यह है कि इसको इंट्रोड्यूस किया क्यों गया। तो सबसे बड़ा कारण यह है कि इस टाइम पे आपको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि स्टार्ट हुआ था आपका 1914 से लेकर के 1918 तक, 1914 से लेकर के 1918 तक। और इस वर्ल्ड वॉर के अंदर इंडियन पीपल ने या इंडियन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था। उस उम्मीद में सपोर्ट किया था ताकि ब्रिटिशर्स जब एक बार विश्व युद्ध जीत जाएंगे तो वो हमें स्वराज जैसी चीज देंगे, जो कि हम डिमांड कर रहे थे 1905 से। और होम रूल लीग जो कि 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कहने का मतलब इस स्वराज डोमिनियन स्टेटस की जो डिमांड थी उसको हम उम्मीद कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद हमको दे देंगे, जहां पर जो रूल बनाने का पावर होगा वो बेसिकली इंडियंस को दिया जाएगा। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स तो ब्रिटिशर्स हैं और वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटिशर्स अपना रूल अपने हिसाब से ही चलाएंगे। और इंडिया के अंदर जो केओस क्रिएट हुआ है, लोगों के अंदर जो अफरा तफरी मची हुई है और कहने का मतलब बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, तो उसको टैकल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सी पावर प्रोविंसेस के अंदर दी जाएगी और ब्रिटिशर्स एक रूल ले आएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन ले आने की कोशिश करेंगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जाना जाता है या इस नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने इस प्रावधान में एक चीज और कंक्लूड किया कि इस एक्ट की जांच 10 साल के बाद फिर की जाएगी कि जो अभी रूल बनाए गए हैं ये सही है या नहीं, और इसके अंदर अगर जरूरत पड़ेगी चेंज करने के लिए तो 10 साल के बाद इसको चेंज किया जाएगा, जो कि चेंज होना है कब, 1929 के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं इस एक्ट के अंदर क्या है। तो सबसे पहली चीज कि इस एक्ट को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो है ये कौन है? लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो है लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो है ये होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि लंदन में रहता है। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है इंडिया के अंदर ये वाइस रॉय है। तो इन दोनों के द्वारा इस गवर्नमेंट या फिर इस रेगुलेशन को ले आया गया, इसीलिए इस नाम से भी इसको जानते हैं। और इसको एक और नाम से जानते हैं, मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो अब यहां पर बात ये होगी कि सबसे पहली चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि इंडिया के अंदर डायरार्की सिस्टम कब आएगा। डायरार्की का मतलब क्या होता है? डुअल गवर्नेंस। डुअल गवर्नेंस प्रोविंसेस के अंदर, जैसे आज के टाइम पे क्या है कि इंडिया के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और 28 राज्यों के अंदर 28 सरकारें काम करती हैं। वैसा ही कुछ यहां पर भी बनाया गया था। लेकिन जो प्रोविंसेस हैं, जो प्रांत हैं, उस टाइम पे 11 प्रांत हुआ करते थे। तो उन 11 प्रांतों में 11 सरकारें तो बना दी गई थी, लेकिन सारे विषयों को डिवाइड कर दिया गया था दो पार्ट। एक है आपका रिजर्व्ड और एक है ट्रांसफर्ड। यहां पे हम देख सकते हैं कि जितने भी
एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, विषय हैं, उनको दो भागों में बांट दिया गया। एक भाग के ऊपर काम करेगी केंद्र और दूसरे भाग पे काम करेगी प्रांत। जैसे आज भी होता है कि जितना भी हमारे जो शेड्यूल 7 है, उसमें जो शेड्यूल 7 के तहत क्या किया गया है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको हम आगे देखेंगे। तो उसी तरीके का काम जो है यहां पर किया गया था और जितना भी काम है उसको डिवाइड कर दिया गया था केंद्र और प्रांतों के बीच। अब एक जो बदलाव थोड़ा सा या चेंज जो है वो इस तरीके से है कि प्रांतों के अंदर जो आपके काम है, जो प्रशासनिक कार्य हैं, उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य है उसको वाइस रॉय के लिए रिजर्व कर दिया गया था और जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट काम है उसको गवर्नर के लिए या फिर प्रोविंसेस को टैकल करने के लिए दिया गया था। तो प्रोविंशियल विषय जो है, जो प्रांतीय विषय है, उनको डिवाइड किया गया था दो भागों में। एक तो हो गया क्या आपका ट्रांसफर्ड और दूसरा हो गया रिजर्व्ड। तो ट्रांसफर्ड विषय जो होंगे इसके ऊपर प्रावधान या कानून कौन बनाएगा? तो गवर्नर बनाएगा, जो कि प्रांत का गवर्नर होगा, अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के मदद से, या फिर जो प्रांतीय सरकार होगी वो काम करेगी किसके ऊपर? ट्रांसफर्ड विषयों के ऊपर। और जो भी रिजर्व्ड विषय है उसके ऊपर जो कानून बनाने का काम होगा वो काम होगा आपके वाइस रॉय के द्वारा किया जाएगा। ऐसा ही आज भी किया जाता है। राज्यों के अंदर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य हैं उसको केंद्र टैकल करती है और जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट काम होते हैं राज्यों में उस काम को कौन देखता है? तो राज्य देखा करते हैं राज्य सरकारों की मदद से। The transferred subjects were to be administered by the governor with the aid of ministers. तो आज के टाइम पे भी जैसा काम होता है ऐसे ही काम उस टाइम पर ले आया गया या इंट्रोड्यूस किया गया, इसीलिए हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। The legislative council is in the discharging of reserved subjects. तो जो केंद्रीय लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो वाइस रॉय की काउंसिल है, वो सारे के सारे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करेंगी। ये रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स कैसे हैं? जैसे कि रेलवे हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, और क्या बोल सकते हैं, जो दूर संचार का काम हो गया, ये सब जो है आपके रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, वो ये है डायरकी सिस्टम। डायरकी सिस्टम का मतलब डुअल गवर्नेंस। डुअल गवर्नेंस जैसी चीज कब इंट्रोड्यूस की गई? तो ये 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में की गई। डुअल गवर्नेंस आप समझ सकते हैं कि एक ही प्रांत के अंदर जिस मुद्दे पे, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पे केंद्र सरकार काम कर रही है और जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उसके ऊपर राज्य सरकार काम कर रही है। इसी को बोल रहे हैं क्या? डायरकी सिस्टम या डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, प्रोविंसेस के अंदर। अब यहां पे बोल रहा है कि द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नाउ टू कंसिस्ट टू हाउसेस, एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बाई कैमरल सरकार है हमारे देश के अंदर, बाई कैमरल सिस्टम है, कहने का मतलब एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है आज के समय में। तो ऐसे ही दो सदन वाली कार्यकारिणी सभा बनाई गई थी कब? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। तो बिल्कुल आपको इस चीज को ध्यान देना है, इसको रखना है। ठीक है, द प्रोविंसेस वेयर टू फॉलो डुअल गवर्नमेंट। अब जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रांतों के अंदर जो विषय है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो हो गया रिजर्व्ड और एक हो गया ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड विषयों पे कानून कौन बना रहा है? वाइस रॉय। और जो ट्रांसफर्ड विषय है उसके ऊपर कानून कौन बना रहा है? गवर्नर बना रहा है अपनी संसद के या फिर सदन के मेंबर्स के थ्रू, या फिर मिनिस्टर ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी मदद से। The dual scheme of the governance was known as diarchy। और जो डायरकी शब्द लिया गया है ये कहां से लिया गया है? ग्रीक का एक शब्द है डायर्क, जिसका मतलब होता है दो रूल।
डुअल रूल। जैसा कि हम ऑलरेडी जान रहे हैं कि जो रिजर्व्ड विषय थे उसके ऊपर कौन कौन सी चीजें हैं, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर। तो रेलवे हो गया, पोस्ट हो गया मतलब संचार हो गया, टेलीग्राफ ये भी संचार के अंदर आएगा, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, फाइनेंस मतलब वित्तीय, और प्रशासनिक जो हिसाब किताब है, जो प्रशासन है, नियम कानून बनाने का जो काम होगा वो कौन बनाएगा, तो ये बनाएगा आपका वाइसरॉय और उसकी कार्यकारिणी सभा। यहां पर एक और चीज आप देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत हम लोगों ने डिस्कशन किया था भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंदर कि मुस्लिमों के लिए कम्युनल इलेक्टोरेट जैसी चीज बनाई गई थी, वैसे ही और कंटिन्यू करेंगे सिखों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, और इंडिया के अंदर जितने भी अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं उन सभी लोगों के लिए क्या किया जाएगा, कम्युनल इलेक्टोरेट की व्यवस्था करेंगे। कहने का मतलब जैसे कोई सिख प्रांत है जहां पे सिखों की आबादी ज्यादा है तो वहां पर इलेक्शन होगा, डायरेक्ट इलेक्शन, और उस इलेक्शन में भाग कौन लेगा, सिर्फ सिख लेगा, और उसको वोट देने सिर्फ सिख लोग जाएंगे। फिर जैसे कि जहां पे एंग्लो इंडियन लोगों की आबादी ज्यादा है तो वहां पर वोट या इलेक्शन में खड़ा कौन होगा, एंग्लो इंडियन, और उसको वोट कौन देगा, तो सिर्फ एंग्लो इंडियन लोग ही वोट करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि हम जान रहे हैं कि इंडिया के अंदर अब ब्रिटिशर्स का प्रशासन बहुत बड़े लेवल पे हो चुका है, और यूपीएससी या फिर जो वाइसरॉय के लिए जो वैकेंसीज हैं उनके लिए एग्जामिनेशन, ओपन कंपटीशन सिस्टम की शुरुआत भी कर दी गई थी आपकी गवर्नमेंट क्या बोल सकते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत। तो यहां पर अब एक संस्था बनाई जाएगी जिसको बोल क्या रहे हैं, अभी जो हमारे देश में जैसे यूपीएससी है, तो यूपीएससी का काम क्या होता है कि इंडिया के अंदर जितनी भी प्रशासनिक पदें हैं उन पदों पर लोगों की नियुक्ति करने का काम किसका है, यूपीएससी का है। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी, इसकी जो डिमांड की गई थी, वो इसी प्रावधान के तहत की गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था कि हमारे देश में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए, और ये डिमांड होगी 1919 में या फिर इस एक्ट में आएगा, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब होगी, तो 1926 के अंदर। 1926 के अंदर, हाँ यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि 1926 के अंदर जो सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट करने के लिए जो संस्था का क्रिएशन किया जाएगा वो है क्या, आपका यूपीएससी। अच्छा, आज के टाइम पे जो यूपीएससी है ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। द नंबर ऑफ इंडियंस इन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी 3 आउट ऑफ 8। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भारतीय हैं उनकी संख्या जो है वो बढ़ाई जाए, कहां पर, जो केंद्रीय वाइसरॉय की कार्यकारिणी सभा है उसके अंदर 8 में से 3 मेंबर कौन होंगे, वो भारतीय होंगे। कहने का मतलब एक तरीके से ये गोली देने की कोशिश, या फिर आप देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन जो इंडियन लोगों का है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, जो केंद्रीय कानून बनाने वाली जो सदन है उसमें। फिर उसके बाद यहां पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडियन लेजिस्लेचर बिकेम बाइकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। यहां पर जो हम लोगों ने देखा था कि द्विसदनात्मक व्यवस्था, एक जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा। हमारे देश के अंदर जैसे पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल क्या है, 79, राज्यसभा के लिए आर्टिकल 80 और लोकसभा के लिए 81। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है ये बनाई गई थी कब, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंदर। तो आई होप आपको यहां तक चीजों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला जो क्या बोल सकते हैं जो प्रावधान आया, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935
आया है तो क्यों आया है? सबसे पहली चीज, जैसा हम लोगों ने देखा था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 आया है तो क्यों आया है, तो उसके आने का कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध। इसके आने का क्या प्रावधान है या क्या कारण है? तो सबसे पहली चीज तो ये आप जान लीजिए कि इस टाइम पर बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे। गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन किया गया था, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर अब डिमांड जो हो गई थी, आजादी की हो चुकी थी, कंप्लीट आजादी की हो चुकी थी, और कांग्रेस जो है बहुत लेवल पर डिमांड्स जो है वो बढ़ चुकी थी, और वहां की जो लोकल मतलब और भी जो पार्टियां थी वो भी ढेर सारे डिमांड्स कर रहे थे, और उन डिमांड्स को पूरा नहीं किया जा पा रहा था उस टाइम पर जो वाइस रॉय था। तो गोलमेज सम्मेलन की भी बात की जाएगी कि जो वाइस रॉय है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन था वाइस रॉय उस टाइम पे। तो वाइस रॉय जो है ये इंडिया के जो भी पार्टीज के लोग हैं, इन लोगों को बोला जाएगा कि आप गोलमेज सम्मेलन मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लॉर्ड इरविन था इस टाइम पे, वाइस रॉय जो था लॉर्ड इरविन था, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए भेजेगा लंदन के लिए। तो 3-3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगे, लेकिन फिर भी कोई कॉन्क्रीट कानून व्यवस्था बन करके नहीं आएगी। और साइमन कमीशन भी आया हुआ था आपका कब? 1927 के अंदर, और ब्रिटिशर्स जो है इस साइमन कमीशन को भेजे थे कि इंडिया के अंदर जाकर के कानून व्यवस्था बना करके ले आओ। तो वो हिस्ट्री का पार्ट है, थोड़ा सा आप समझते रहिए ताकि आपको रिलेट करने में काफी इजी रहे। तो फाइनली ब्रिटिशर्स के द्वारा एक कानून व्यवस्था बना करके भेज दिया गया, कब? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। और आज के समय में जो हमारा संविधान है उसका 70% से जो ज्यादा पोर्शन है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। कहने का मतलब काफी हद तक ठीक था ये ब्रिटिशर्स के लिए, और वैसी ही व्यवस्था हमने आज भी अपना रखी है, क्योंकि हमको आदत सी पड़ रखी थी कि जैसा कानून व्यवस्था था, जैसे पोस्ट हुआ करते थे, जैसे अधिकारियों का काम करने का तरीका था, उसी की आदत पड़ चुकी थी। तो जो भी अच्छी चीजें थी उसको हमने उठा करके रख लिया भारत सरकार अधिनियम 1935 से, और कुछ एक्स्ट्रा चीजों को भी हमने अपने संविधान के अंदर डाल रखा है। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं कि संविधान सभा में कितने लोग थे, संविधान सभा में सारे के सारे इंडियन लोग थे, संविधान सभा ने कितने दिनों तक काम किया, तो 165 दिनों तक काम किया, 12 सेशंस में इन्होंने पूरा संविधान बना करके लिया। कितने देशों से संविधान को उठाया गया है, तो 10 देशों से उठाया गया है। दुनिया के कितने देशों के संविधान को रिव्यू किया, तो तकरीबन 60 देशों के संविधान को रिव्यू किया गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 से तकरीबन 70 से 75% जो संविधान है वहीं से ही लिया गया है। तो देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप को पता है कि जो हमारा शेड्यूल 7 है हमारे संविधान का, जिसके अंदर सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रखा गया है 3 पार्ट में। पहला क्या है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो इस देश के अंदर होने चाहिए वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। उसके बाद राज्य सरकार को भी काम दिया गया है, कहने का मतलब जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट काम है उनको राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। और फिर कुछ मुद्दे जो कि थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं और उसके ऊपर दोनों फैसले ले सकते हैं, केंद्र और राज्य। तो ऐसा प्रावधान बनाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। The act divided the power between the center, the province and the सेंटर एंड द प्रोविंस के बीच में 3 लिस्ट को डिवाइड किया गया। एक फेडरल लिस्ट, आज के समय में हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं। अंग्रेजों के द्वारा इंडिया को एक फेडरेशन बनाया गया था। फेडरेशन का मतलब राज्यों को स्वायत्ता जैसी चीज दी गई थी। राज्य जो थे अपने आप में बहुत ज्यादा मजबूत राज्य हुआ करते थे। जैसे अमेरिका है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ब्रिटिशर्स ने भी इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया जैसा कुछ बनाने का प्रयास किया था। तो यहां पर जो यूनियन लिस्ट हम पढ़ रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं? फेडरल लिस्ट। फिर जो स्टेट लिस्ट हम बोलते हैं उसको ये क्या बोल रहे हैं? प्रोविंशियल लिस्ट। प्रोविंस मतलब जो स्टेट से वही। और कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट का प्रावधान हमने कहां से सीखा है? तो वो सीखा है हमने ऑस्ट्रेलिया से। फिर उसके बाद आप देखिए, आज के समय में जो हमारी सरकार होती है, आज के समय में जो हमारी लोकसभा होती है, वो कितने साल के लिए काम करती है? तो 5 साल के लिए काम करती है। तो ऐसा ही कुछ हिसाब किताब
भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी बनाया गया और फेडरल असेंबली का गठन किया गया कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो आप चीजों को रिलेट करते जाइए, आपको काफी कुछ यहीं से सीखने को मिल चुका है और आगे चल करके यही सारी चीजें फिर से रिपीट होंगी, जहां पे आपको आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे और एक सिक्वेंशियल ऑर्डर आपको देखने मिल जाएगा। फिर उसके बाद बाईकैमरलिज्म, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भारत सरकार अधिनियम 1919 में कि बाईकैमरलिज्म जो है वो आया था कहां पर? लोकसभा और राज्यसभा। कहने का मतलब जो केंद्र में बाईकैमरलिज्म चीज आ गई है, यहां पर प्रांतों में भी बाईकैमरलिज्म आ गया है। कहने का मतलब 2 सदन वाली राज्य सरकारें, जैसे आज के समय में हमारे देश के अंदर 28 राज्य हैं, 28 राज्य में से 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनात्मक हिसाब किताब है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो 6 राज्य कौन से हैं। एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 सदन है, ठीक है। तो वैसे ही उस समय 11 प्रांत हुआ करते थे, तो 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक सरकार का गठन किया जाएगा, द्विसदनात्मक सरकार होगी, ठीक है। द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है उस टाइम पे होगी, इसी को क्या बोल रहे हैं? बाईकैमरलिज्म। इस शब्द को भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बाईकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है? द्विसदनात्मक, 2 सदन वाली। तो वो जो 6 प्रांत हैं जहां पे 2-2 सदने हैं, एक हो गया बंगाल, दूसरा हो गया बॉम्बे, तीसरा हो गया मद्रास, चौथा हो गया बिहार, 5वां हो गया असम और 6वां हो गया यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो कि आपका क्या है? उत्तर प्रदेश। फिर से आप देख लीजिए, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और उत्तर प्रदेश या फिर यूनाइटेड प्रोविंसेस। यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम जो है ये चेंज हुआ है 24 अक्टूबर 1950 को, ठीक है। फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम चेंज किया गया, 24 जनवरी 1950, ठीक है। मतलब संविधान को लागू करने से 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश का नाम, मतलब यूनाइटेड प्रोविंस का नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश रखा गया। अच्छा, ये पहला प्रांत है जिसका नाम भी परिवर्तित किया जाएगा। अच्छा, और जो दो तरीके की सदन होगी, एक तो होती है क्या? अपर हाउस, और एक होती है क्या? लोअर हाउस। अपर हाउस को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, और लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधान सभा बोलते हैं। लोअर हाउस, निम्न सदन को, उच्च सदन को क्या बोलते हैं? विधान परिषद, और निम्न सदन को क्या बोलते हैं? विधान सभा। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि प्रांतों के अंदर डायरार्की का जो हिसाब किताब है वो कब आया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, यहां पर प्रांतों के अंदर जो डायरार्की है उसको खत्म कर दिया जाएगा। इट एबॉलिश्ड द डायरार्की इन 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो डायरार्की है इसको खत्म कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद प्रांतों को स्वायत्तता दे दी जाएगी। प्रांत जो होंगे वो स्वायत्त होंगे, कहने का मतलब अपने फैसले स्वयं लेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था भारत सरकार अधिनियम 1919 में कि प्रांतों के अंदर जो काम होंगे, कहने का मतलब एक रिजर्व्ड लिस्ट होगी और एक ट्रांसफर्ड लिस्ट होगी। तो जो रिजर्व्ड लिस्ट थी उसके ऊपर कानून कौन बना रहा था? वाइसरॉय। और जो ट्रांसफर्ड विषय थे उसके ऊपर कानून कौन बना रहा था? जो सरकार का, जो प्रांत का गवर्नर था वो बना रहा था। लेकिन यहां पर जो डायरार्की है वो पूरी की पूरी खत्म कर दी गई है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर प्रांतों में। तो यहां पे मैटर ये करता है कि प्रांतों में अब सारा कुछ कौन डील करेगा? तो वहां का जो गवर्नर है वो डील करेगा, हर प्रांत का जो गवर्नर होगा वो, ठीक है। ऑटोनोमस यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर डिफाइंड स्फीयर इन विच गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट एंड एडवाइज on the advice of minister responsible for the provincial legislature। तो जो गवर्नर है वो सारा का सारा काम करेगा किसके सलाह पर? तो जो राज्य में जो विधानसभा और विधान परिषद है उसकी मदद से, ठीक है। आगे देखते हैं, पूरे के पूरे भारत को क्या किया गया? एक फेडरेशन के तौर पर स्टैब्लिश किया गया। पूरे के पूरे भारत को एक फेडरेशन के तौर पर स्टैब्लिश किया गया। फेडरेशन का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब जहां पर राज्य और केंद्र के पास बराबर शक्तियां हैं, और वो सारे के सारे राज्य, जो कि 11 राज्य हम अभी देख रहे हैं, और आज के टाइम पे कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्यों के पास बराबर शक्ति है, किसके बराबर? केंद्र के बराबर।
ठीक है, और वो सारे राज्य अपनी इच्छा से यहां पर जुड़े हुए हैं, तो वो फेडरेशन बनाने की कोशिश की गई यहां पे भारत सरकार अधिनियम 1935। आज के समय में जो अमेरिका है वो क्या है, एक फेडरेशन है। फेडरेशन का मतलब वहां का जो कैलिफोर्निया स्टेट है उसके पास उतनी ही पावर है जो कि अमेरिका के सरकार के पास है। और कैलिफोर्निया के अंदर जो वहां का प्रेसिडेंट है कैलिफोर्निया का, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, जो बिडेन के बराबर। तो आप समझ गए होंगे अमेरिका के अंदर अभी कितने राज्य हैं, 51 राज्य हैं, तो 51 के 51 राज्य बिल्कुल बराबर है। ठीक, हमें पता है कि हमारे देश के अंदर क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर हमारा एक देश बन रहा है जो कि फेडरेशन बन रहा है, तो पूरे फेडरेशन के लिए एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। और वो पूरा का पूरा केंद्रीय बैंक कब बनेगा, आपका बनेगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, और 1 अप्रैल 1935 को आपका आरबीआई का गठन हो जाएगा। हमारे 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के, शक्तिकांत दास जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो मुंबई के अंदर है। उसके बाद यहां पर देखिए, आज के समय में जैसे प्रांतों में क्या होता है, विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जनता अपने प्रतिनिधि को डायरेक्टली चुनती है, वैसा ही हिसाब किताब बनाया गया आपका इस एक्ट के तहत, डायरेक्ट इलेक्शंस का प्रावधान बनाया गया प्रांतों के अंदर। तो जैसे 11 प्रांत हैं, तो 11 प्रांत के अंदर पहली बार इलेक्शन कब होगा, इस चीज को कमेंट करेंगे आप, और आपको ये बताना है कि कांग्रेस की कितने प्रांतों में सरकार बनी थी, 11 में से। ठीक है, उसके बाद अब देखिए आप, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो यूपीएससी का गठन हो गया था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 के अंदर एक संस्था बना दी गई थी जो कि सिविल सर्विसेज में जो ब्रिटिशर्स थे या जो इंडियन लोग थे, उन लोगों का नियुक्ति कर रहा था इंडिया के अंदर। अब उस संस्था का नाम क्या रख दिया गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि इंडिया अब क्या है, एक फेडरेशन है। तो इंडिया जब एक फेडरेशन है तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कर दिया गया है। और फिर जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं कि हर राज्य के अंदर एक क्या होता है, हर राज्य के अंदर भी राज्य लोक सेवा आयोग होता है। तो हर राज्य के अंदर भी राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया था। जैसे आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। मतलब भारत के 28 राज्य हैं, तो 28 के 28 राज्यों में क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन है। और वैसी ही पब्लिक सर्विस कमीशन हर राज्य में बनाई गई थी, कब, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, आर्टिकल नंबर 324 के तहत यूपीएससी का प्रावधान है, और राज्य के जो है, कहने का मतलब जो राज्य में जो लोक सेवा आयोग हैं उनके लिए भी सेम आर्टिकल। ठीक है, और ये हमारे भाग 16 में दिया गया है। अब इस एक्ट के तहत बर्मा जो देश था, जो कि इंडिया का पार्ट था, पहले हम लोगों ने मैप में भी देख रखा है कि बर्मा को सेपरेट कर दिया जाएगा। कब कर दिया जाएगा, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को अलग कर दिया जाएगा इंडिया से। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि बर्मा से ब्रिटिशर्स के कितने युद्ध हुए हैं और बर्मा को कंप्लीटली एनेक्स कब कर दिया गया है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और बर्मा अलग कब हुआ है, तो 1935 के एक्ट से हुआ है, और ये अलग हो गया है 1937 में। अब ये जो आखिरी एक्ट है इसको बोल रहे हैं क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 ये एक्ट ऐसा है जिसके तहत ब्रिटिशर्स ने ये क्लियरली बताया कि वो अब इंडिया को छोड़ करके जा रहे हैं। इंडिया जो है 2 भागों में बंटने जा रहा है। एक हो गया इंडिया जो कि हिंदू राष्ट्र होगा, और पाकिस्तान जो कि एक मुस्लिम राष्ट्र होगा। और वो सुई बराबर जमीन भी अपने अंडर में नहीं रखेंगे, सब कुछ वो छोड़ करके जा रहे हैं जैसा पहले था। इंडिया एक अलग देश और पाकिस्तान एक अलग देश है। इस एक्ट के थ्रू उन्होंने आजादी दी और भारत को एक डोमिनियन स्टेट, पाकिस्तान को भी एक डोमिनियन स्टेट के तौर पर छोड़ करके जा रहे हैं। इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश प्रोविंस था और जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उन लोगों को इंडिपेंडेंट रखने का भी क्या बोल सकते हैं प्रावधान दिया गया था। यहाँ के जो राजा थे उनके पास ऑप्शन था कि या तो वो इंडिया में ज्वाइन कर लें या तो वो पाकिस्तान चले जाएं।
ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे प्रियम्बल को। तो थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।